नमस्कार। आज हम NCERT क्लास 11th का चैप्टर 7 साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम का भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 2 में हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम यानी समांग साम्यावस्था और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम यानी विषमांग साम्यावस्था के बारे में जाना था। हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल के रूप में हमने होमोजीनियस गैसियस सिस्टम का एग्जाम्पल लिया था। उसके लिए हमने केपी की कैलकुलेशन की थी, यानी पार्शियल प्रेशर्स के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सीखा था। फिर हमने हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं यह सीखा था। फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस के बारे में जाना था कि किस प्रकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ हमें किसी रिएक्शन की एक्सटेंट या उसकी सीमा के बारे में अनुमान लगाने में मदद करती है, और किस प्रकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम किसी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसका पता लगा सकते हैं। और अंत में हमने साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों एवं ली-शेतेलियर सिद्धांत के बारे में जाना था। आज के भाग में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी आयनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक साम्यावस्था को जानने से पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के बारे में जानेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के बारे में समझेंगे। फिर हम एसिड्स और बेसिस की आरेनियस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं ये सीखेंगे, और साथ ही साथ हम एसिड्स और बेसिस का लुईस कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे और जल के आयनिक गुणनफल यानी जल के आयनिक प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, और हम वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए हम आज का भाग शुरू करते हैं। आज के भाग की शुरुआत में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। वैद्युत अपघट्यों और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों को समझने के लिए हम दो विलयनों का उदाहरण लेंगे, जो कि बहुत ही सामान्य से विलयन है जिनको हम अपने दैनिक जीवन में भी अच्छे से जानते हैं। हम दो विलयनों के उदाहरण लेंगे। एक विलयन हम लेंगे चीनी का जलीय विलयन और एक विलयन लेंगे हम नमक का जलीय विलयन। अब जो चीनी का जलीय विलयन है, अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को पास करेंगे तो यह विलयन विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता है। तो इस प्रकार के पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है उनको हम वैद्युत अनअपघट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और दूसरी तरफ जो नमक का जलीय विलयन है, उस विलयन से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उस विलयन से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाती है। यानी इस प्रकार का जो विलयन है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, इस प्रकार के पदार्थ जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इसको समझते हैं हम। जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसमें सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस और Cl माइनस यानी क्लोराइड आयनों के रूप में उपस्थित होता है, और ये जो आयन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के कैरियर्स के रूप में काम करते हैं। इसलिए नमक का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। तो फैराडे ने पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया: वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और वैद्युत अनअपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है।
इसका एग्जाम्पल अभी हमने समझा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और भी कई विलयन हैं जैसे कि एसिड्स के विलयन, कई लवणों के विलयन, बेसिस के विलयन, ये सभी वैद्युत अपघट्यों की कैटेगरी में या वर्ग में आते हैं। और वैद्युत अनअपघट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, जैसे कि चीनी का जलीय विलयन, शुद्ध जल, यह भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आता है। अब फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स को पुनः दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके जलीय विलयन में ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो पूरी तरह से अपने जलीय विलयन में 100% आयनित होता है, यानी जितना भी सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम प्लस और Cl- के रूप में उपस्थित होगा। यानी इस प्रकार के पदार्थ जो पूर्णतया या लगभग पूर्णतया आयनित रूप में उपस्थित होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके जलीय विलयन में ये पदार्थ आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, जो एसिटिक अम्ल है यह 5% ही आयनित होता है। मतलब अगर इसके 100 अणु उपस्थित हैं तो उनमें से केवल 5 जो हैं वो एसीटेट आयन यानी CH3 COO- और H+ आयन में टूटेंगे, और बाकी जो 95% जो इसके अणु हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही उपस्थित रहेंगे। यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो केवल उनका कुछ हिस्सा ही आयनित होता है, बाकी काफी हिस्सा उनका अनआयनित फॉर्म में उपस्थित होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में आयनों तथा अनायनित यानी नॉन आयोनाइज्ड अणुओं के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। यानी जैसे हमने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल देखा था, उसमें एसिटिक एसिड जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म है या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है, उसके बीच में और एसीटेट आयन और H+ आयनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम या साम्य होता है जिसमें जलीय विलयन में आयन पाए जाते हैं, आयनिक साम्य या आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। अम्ल, क्षार तथा लवण वैद्युत अपघट्यों के वर्ग में आते हैं। यानी जो एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स जो होते हैं ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी ये या तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं या पार्शियली आयोनाइज्ड हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि इनका नेचर क्या है, कौन सा अम्ल या कौन सा लवण, कौन सा क्षार हम ले रहे हैं। अब हम अम्ल तथा क्षारों की विभिन्न धारणाओं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम आरेनियस के धारणा के बारे में बात करेंगे। आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, और क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। परंतु आरेनियस की अम्ल क्षारक धारणा पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होती है। आरेनियस के अनुसार जो स्पीसीज H+ दे सकते हैं वो एसिड्स होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, HClO4 यानी परक्लोरिक एसिड, ये सभी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। और NH4OH, KOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी स्पीसीज चूंकि अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे सकती है तो ये सभी बेसेस या क्षारकों में आएंगे। अब यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि जो सारे एसिड्स होते हैं वो सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें HCl, HNO3, H2SO4, ये जो एसिड्स हैं ये पूर्णतः आयनित अवस्था में उपस्थित होते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो अम्ल हैं या एसिड्स हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और दूसरे तरफ जो एसिटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जैसे कि एसिटिक एसिड का केवल कुछ हिस्सा ही आयनित होता है, यानी केवल कुछ हिस्सा ही आयनित होकर H+ आयन देता है, यानी इनसे मिलने वाली जो H+ आयन की मात्रा होती है वो काफी कम होती है। इसलिए इस प्रकार के एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं।
इसी प्रकार से बेसेस में भी स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं और वीक बेसेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में डालते हैं, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका भी पार्शियल आयोनाइजेशन ही होता है, यानी कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इसलिए इसको हम वीक बेस की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार बहुत सारी स्पीसीज जो हैं उनको हम आर्हेनियस धारणा के अनुसार एसिड्स या बेसिस में कैटेगराइज कर सकते हैं, परंतु काफ़ी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि इस धारणा के अनुसार न तो एसिड कही जा सकती हैं और ना ही बेसिस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अमोनिया जो है बेसिक प्रकृति का मॉलिक्यूल है, परंतु आर्हेनियस के अनुसार इसको हम बेस नहीं कह सकते क्योंकि यह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता है। इसी प्रकार BF3 जो है वो एसिडिक प्रकृति का मॉलिक्यूल है, परंतु इसको हम आर्हेनियस धारणा के अनुसार एसिड नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्हेनियस धारणा कुछ स्पीसीज को एसिड और बेस के रूप में एक्सप्लेन करती है, पर बहुत सारी स्पीसीज को ये एक्सप्लेन नहीं भी कर पाती है। तो इसलिए हम और कई धारणाओं के बारे में भी जानेंगे। अम्लों एवं क्षारकों का आयनन। अब हम कुछ प्रबल अम्लों के उदाहरण देखेंगे। वे अम्ल जो जलीय माध्यम में संगत आयनों में लगभग पूर्णतः वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, जैसे कि परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HI यानी हाइड्रोआयोडिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेसिस वे क्षार जो जलीय माध्यम में संगत आयनों में लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे कि NaOH, KOH आदि। अब हम ब्रोंस्टेड-लॉरी की अम्ल एवं क्षारक धारणा के बारे में जानेंगे। ब्रोंस्टेड-लॉरी की अम्ल क्षार परिभाषा अधिक व्यापक है, यानी ये आर्हेनियस धारणा की तुलना में अधिक स्पीसीज को एसिड या बेस की तरह एक्सप्लेन करती है। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H+ या प्रोटॉन देने में सक्षम होते हैं, यानी एसिड्स यहाँ पर प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो विलयन से प्रोटॉन लेने में सक्षम होते हैं, यानी यहाँ पे क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि इस अभिक्रिया में NH3 और जल मिलकर NH4+ और OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं। यहाँ पर NH3 बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो H2O से एक H+ एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। तो NH3 H2O से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4+ में या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और H2O जो है वो एक H+ देकर OH- या हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर NH3 जो है वो NH4+ यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो जल है H2O हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो दोनों स्पीसीज हैं NH3 और NH4+, इनके लिए एक और टर्म हम देंगे जो कि है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर या संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार वो स्पीसीज जो एक दूसरे से केवल एक H+ की संख्या में भिन्न होती हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाती हैं या फिर संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म कहलाती हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में NH3 और NH4+, इन दोनों में केवल एक H+ का डिफरेंस है, और जो स्पीसी में एक H+ अधिक होता है वो स्पीसी जो है वो अम्ल होती है, और जिसमें H+ कम होता है एक, वो बेस की तरह बिहेव करती है। तो इस प्रकार से NH3 और NH4+ जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अगर हम H2O और हाइड्रोक्साइड आयन को देखें तो ये भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का एग्जाम्पल है। H2O जो है उसमें एक H+ अधिक है, तो जिसमें एक H+ अधिक होता है वो स्पीसी अम्ल है, और जिसमें H+ कम है वो कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करती है, यानी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है और H2O जो है वो एसिड है। यहाँ पर यह जान लेना भी ज़रूरी है, ध्यान से हम समझेंगे कि अगर हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है
तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा। अब एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। इस बार हमारी जो रिएक्शन है उसमें HCl और H2O दोनों रिएक्ट करके H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहे हैं। अब HCl जो है हम सभी जानते हैं कि एक एसिड है, तो इस एसिड मॉलिक्यूल के सामने जो वाटर है H2O है वो क्षारक की तरह बिहेव करेगा। तो HCl यहाँ पे एसिड होने की वजह से प्रोटॉन डोनेट करेगा H2O को। H2O जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए बेस है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O+ जिसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और HCl जो है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में HCl और क्लोराइड आयन ये जो दोनों स्पीसीज हैं ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। यहाँ पे एसिड हमारा HCl है क्योंकि उसके पास एक H+ अधिक है, और Cl- जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। इसी प्रकार H2O और H3O+ यानी वाटर और हाइड्रोनियम आयन जो है यह भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे H2O जो है वो बेस है और H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। इस प्रकार ब्रॉन्स्टेड-लॉरी धारणा के अनुसार हम प्रोटॉन डोनर्स को एसिड्स कहते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को बेस कहते हैं। अब हम लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अभी भी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको आरेनियस धारणा और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी धारणा दोनों के आधार पे ही हम एसिड या बेस में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम और अधिक व्यापक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि लुईस कॉन्सेप्ट है। लुईस अम्ल एवं क्षारक धारणा। लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन शुद्र स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज जो हैं वो लुईस अम्ल होती हैं, जैसे कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, कोबाल्ट +2, मैग्नीशियम +2, BF3, SO3। यानी लुईस धारणा के अनुसार ऐसी स्पीसीज जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है या धनावेश है, ये स्पीसीज अम्लों की तरह व्यवहार करती हैं, और लुईस क्षारक जो हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता स्पीसीज होते हैं, यानी ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं या उन पे ऋणावेश होता है, वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि H2O, NH3। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन का आधिक्य है। तो ये जो स्पीसीज हैं वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करेंगी इनके लोन पेयर्स की वजह से, और ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अपने ऋणावेश की वजह से लुईस बेस की तरह व्यवहार करेगा। इसी प्रकार कुछ और लुईस बेसेस हैं जैसे कि ROH एल्कोहल मॉलिक्यूल, कैल्शियम ऑक्साइड, R3N यानी टर्शरी अमीन आदि। अब हम जल के आयनन स्थिरांक एवं इसके आयनिक गुणनफल के बारे में समझेंगे। जल अपने विशिष्ट गुणों के कारण अम्ल एवं क्षार यानी एसिड एवं बेस दोनों की तरह व्यवहार करता है। अभी हमने जो दो रिएक्शंस देखी थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में, वहां पे हमने देखा था कि अमोनिया के सामने जल जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा था और HCl के समक्ष जल जो है वो बेस की तरह व्यवहार कर रहा था, यानी जल जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह ही व्यवहार कर सकता है। शुद्ध जल का एक अणु प्रोटॉन देता है एवं अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तथा जल का दूसरा अणु प्रोटॉन ग्रहण करता है और क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसे हम निम्न साम्यावस्था द्वारा दर्शा सकते हैं। अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे। H2O + H2O, यहाँ पे अभी हमने कहा कि एक अणु अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और एक अणु क्षार की तरह व्यवहार कर हमें जो स्पीसीज मिलेंगी वो इस प्रकार से होंगी, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इस इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रकार से लिखेंगे? K = पहले हम प्रोडक्ट्स का मोलर कंसंट्रेशंस को ऊपर लिखेंगे, उनके प्रोडक्ट को, जो कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है। तो न्यूमरेटर पार्ट में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आएंगी और डिनोमिनेटर पार्ट में H2O जो है
उसकी कंसंट्रेशन आएगी। अब हमें यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि शुद्ध जल या जो प्योर वाटर होता है एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी इसका आयनन बहुत कम मात्रा में होता है। जल का लगभग 55.4 इंटू 10⁻7 अणुओं में से केवल एक अणु आयोनाइज्ड होता है या आयनित होता है। तो यहाँ पर हम जो अनआयोनाइज्ड जो जल है उसकी जो सांद्रता है उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस जल की सांद्रता को कांस्टेंट मानकर हम K से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसे हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम जल का आयनन स्थिरांक या आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। यह H आयन और OH आयन की मोलर कंसंट्रेशंस के गुणनफल के बराबर होता है और यही जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब 298 केल्विन पर KW का मान जो है वो हमें इस प्रकार से मिलता है। H और OH आयनों की जो कंसंट्रेशंस हैं वो यहाँ पर 298 केल्विन पर बराबर होती हैं, जो कि इस प्रकार है 1 इंटू 10⁻⁻7 और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें 1 इंटू 10⁻14 प्राप्त होता है, जो कि जल का आयनिक गुणनफल है 298 केल्विन पर। KW एक साम्यावस्था स्थिरांक है, इसलिए इसका मान ताप पे निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर बदलने पर इसका मान जो है वो बदल जाएगा। यह वैल्यू जो है वो 298 केल्विन पर है। अब हम pH स्केल के बारे में जानेंगे। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में प्रदर्शित किया जाता है जिसे कि pH स्केल कहते हैं। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने H आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक सिंपल स्केल या मापक्रम दिया जिसे हम pH स्केल कहते हैं। इसमें किसी सॉल्यूशन की pH उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम मोल प्रति लीटर में सांद्रता का ऋणात्मक या नेगेटिव लोगैरिथम होती है। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग AH+, यानी AH+ जो है वो हाइड्रोजन आयन की एक्टिव कंसंट्रेशन है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो pH वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की या उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन का ऋणात्मक या नेगेटिव लोगैरिथम है। pH की जो वैल्यूज होती हैं उनकी आधार पर हम किसी विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर विलयन का pH 7 से कम है तो हम उसे एसिडिक या अम्लीय विलयन कहेंगे। यदि विलयन का pH 7 से अधिक है तो वह क्षारीय या बेसिक विलयन कहलाएगा। यदि विलयन का pH 7 है तो वह उदासीन या न्यूट्रल विलयन कहलाएगा। अब हम कुछ सामान्य पदार्थों की pH के बारे में जानेंगे। यहाँ पे इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 0.1 m NaOH विलयन। अब हम सभी जानते हैं कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो NaOH का जो pH है वो 13 के लगभग है, यानी ये स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन या प्रबल क्षारीय विलयन है। इसी प्रकार चूने के पानी का जो pH है वो 10.5 के लगभग होता है, यानी यह भी क्षारीय प्रकृति का है। ह्यूमन ब्लड या मानव रुधिर का जो pH है वो 7.4 है, यानी स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का क्षारीय है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो नींबू का पानी है उसका pH 2.2 के आसपास है, यानी ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक या अम्लीय, प्रबल अम्लीय प्रकृति का सॉल्यूशन है। इसी प्रकार जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो है वो भी 1.2 के आसपास उसका pH होता है, यानी यह भी स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन है। इस प्रकार pH की वैल्यू के आधार पर हम सॉल्यूशंस को एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम pH मापन किस प्रकार से संभव है, यानी pH की वैल्यूज किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। pH वैल्यू जो है वो हमें pH पेपर से भी पता चल सकती है। pH पेपर जो होता है वो एक स्पेशल पेपर होता है जो कि
अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस के साथ में, यानी अलग अलग प्रकृति के सॉल्यूशंस के साथ में अलग अलग प्रकार के रंग देता है, और इन रंगों के आधार पर हम सॉल्यूशंस को एसिडिक या बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक या न्यूट्रल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा जो विलयन है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो उसका जो पीएच है वो 3 से कम आएगा, और पीएच पेपर में उसका रंग हमें रेड पार्ट में मिलेगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें पीएच पेपर पर लाल रंग का कलर देंगे। इसी प्रकार से पीएच रेंज 3 से 6 के लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें ऑरेंज या येलो कलर देंगे, और ये वीकली एसिडिक होते हैं, इनको हम वीक एसिडिक या दुर्बल अम्लीय कहेंगे। इसी प्रकार से न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो हैं वो पीएच पेपर पर ग्रीन कलर देंगे, और ये जो है विलयन उदासीन या न्यूट्रल होंगे। इसी प्रकार अगर कोई विलयन हमें ब्लू कलर देता है लिटमस पेपर के साथ में, तो वह वीकली एल्केलाइन माना जाएगा, और उसका जो पीएच है वो 8 से 11 की रेंज में मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पीएच पेपर पर इंडिगो या वॉयलेट या बैंगनी रंग हमें देते हैं। तो इस प्रकार से पीएच पेपर जो है उसके अलग अलग रंगों से हमें विलयन की प्रकृति और उसकी पीएच रेंज के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार पीएच मीटर जो है वो विलयन के विद्युत विभव से हमें पीएच का मान प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से पीएच मापने के लिए हम पीएच पेपर या पीएच मीटर का उपयोग कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे पीएच की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ हमें पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है जो कि 3.8 × 10⁻³ m है। हमें इस विलयन का पीएच निकालना है, तो उसके लिए हम पीएच का फॉर्मूला होता है pH = -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उस वैल्यू को हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे पेय पदार्थ का जो पीएच है वो हमें 2.42 प्राप्त होता है, यानी यह जो सॉल्यूशन है वो अम्लीय या एसिडिक प्रकृति का है। तो इस प्रकार से जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी गई है तो हम पीएच निकाल सकते हैं, और पीएच से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। अब हम दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक या आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। जलीय विलयन में दुर्बल अम्ल के आयनन को हम निम्न साम्यावस्था से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक रिएक्शन को इस प्रकार से देखेंगे। HX + H2O से H3O+ और X- बनते हैं। HX जो है वो एसिड या अम्ल को शो करता है। यहाँ पर HX जो है उसकी प्रारंभिक सांद्रता हम C से दिखाते हैं। शुरू में प्रारंभिक सांद्रता HX की C है और H3O+ और X- की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0 हैं। अब सांद्रता में समय के साथ में HX की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आता है, यानी वो कम होना शुरू होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू करती है। साम्य सांद्रताएं अगर हम HX की और प्रोडक्ट्स की देखें तो वो इस प्रकार से लिखते हैं C - C अल्फा। अल्फा जो है यहाँ पे आयोनाइजेशन की मात्रा है, यानी HX की जो आयोनाइज होने की मात्रा है, कितना HX आयोनाइज होता है वह मात्रा हम अल्फा से शो करते हैं। तो HX की साम्य सांद्रता C - C अल्फा होगी और H3O+ और X- की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो हम C अल्फा और C अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इन साम्य सांद्रताओं को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के व्यंजक में लिखेंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनको हम न्यूमरेटर पार्ट में लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे C² अल्फा² मिलेगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में हम HX की मोलर कंसंट्रेशन को लिखेंगे जो कि C - C अल्फा थी, जिसको हम C(1 - अल्फा) भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको सॉल्व करके हमें C अल्फा²
डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा मिलेगा, जिसको हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे Ka जो है वो अम्ल HX का वियोजन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयनन स्थिरांक है। किसी निश्चित ताप पर Ka का मान अम्ल HX की प्रबलता का माप है तथा Ka का मान जितना अधिक होगा उतना ही अम्ल अधिक प्रबल होगा। इसको इस प्रकार से समझेंगे, Ka जो है उसके न्यूमरेटर पार्ट में प्रोडक्ट्स का मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वहाँ पे हम जो उसका HX जो रिएक्टेंट पार्ट है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो Ka का मान तब हमें ज़्यादा मिलेगा जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी H3O प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन या जिसे हम H प्लस कहते हैं वो आयन और X माइनस आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही Ka का मान ज़्यादा होगा। यानी जितना अम्ल का आयनन होगा उतना वो प्रबल अम्ल होगा, उसके लिए Ka का मान उतना अधिक मिलेगा। Ka विमा रहित या डायमेंशन लेस राशि है जिसमें सभी स्पीसीज की सांद्रता की मानक अवस्था 1m है। अब हम 298 केल्विन पर कुछ दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांकों को देखते हैं। यहाँ पर HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है उसके लिए Ka का मान 3.5 इंटू 10 की घात -4 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बेंजोइक एसिड को देखें तो बेंजोइक एसिड के लिए वैल्यू मिलती है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -5 और यहाँ पे फिनोल जो है उसके लिए जो वैल्यू है Ka की वो है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना Ka का वैल्यू कम है उतना एसिड जो है वो वीक है। यानी यहाँ पे फिनोल हमारे पास में हाइड्रोसाइनिक अम्ल ये और भी अधिक वीक एसिड्स हैं। इस प्रकार से Ka की जो वैल्यू है वो हमें एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके बारे में जानकारी देती है। अब दुर्बल क्षारकों का आयनन हम समझेंगे। दुर्बल क्षारकों का आयनन निम्न साम्यावस्था समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे MOH जो है वो एक क्षार है, बेस है और वो आयोनाइज होकर M प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इस प्रकार से लिखेंगे। न्यूमरेटर पार्ट में हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे यानी M प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन और डिनोमिनेटर पार्ट में हम बेस को लिखेंगे, MOH को लिखेंगे। यहाँ पे जो Kb है उसका मान भी हमें अगर M प्लस और OH माइनस आयन ज़्यादा हैं तो Kb का मान ज़्यादा आएगा, जबकि अगर MOH का मान ज़्यादा है यानी अनआयोनाइज्ड बेस का मान अगर ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो Kb का मान कम हो जाएगा। तो यानी Kb का जो वैल्यू है वो हमें बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, सामर्थ्य के बारे में बताता है, यानी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर Kb का मान अधिक है तो बेस स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, अगर Kb का मान कम है तो बेस वीक कहलाएगा। pH के समान ही pKb भी निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने pH को व्यक्त किया था उसी प्रकार pKb जो है वो -log of Kb आयन की तरह से व्यक्त किया जा सकता है। अब हम 298 केल्विन पर कुछ दुर्बल क्षारकों के आयनन स्थिरांकों को देखते हैं। यहाँ पर डाइमिथाइल अमीन का Kb जो है वो 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 है और अगर इसको हम यूरिया से कंपेयर करें तो यूरिया का जो Kb है वो 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14 है। यानी डाइमिथाइल अमीन के कंपैरिजन में यूरिया जो है वो काफ़ी वीक है। यानी Kb की वैल्यूज जो हैं वो भी हमें बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। आज के भाग में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उनको समझा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप के बारे में जाना जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आरेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को समझा और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, pH स्केल के बारे में सीखा और वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में और आयनिक प्रोडक्ट के बारे में जाना। और साथ ही साथ आज हमने वीक एसिड्स और बेसिस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सीखा। अब इसके अगले भाग में हम
पॉली एसिडिक बेसेस और पॉली बेसिक एसिड्स के बारे में सीखेंगे। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं यह जानेंगे। सॉल्ट्स के हाइड्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स यानी अल्प विलेय लवणों की विलेयता गुणनफल के बारे में सीखेंगे। नमस्कार।